Hello students, welcome back. This is part 3 of security in the contemporary world. We have already discussed about traditional notion of security in part 1 and second. In part 1 external notion and in part second internal notion. अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिए तभी आपको ठीक से क्लियर हो पाएगा. And in this part we will discuss about non-traditional notion. All these points we will cover. तो देखिए व्हाट इज नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी. ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में रेफरेंट ऑब्जेक्ट कौन है इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. वो कौन है? स्टेट है या कहेंगे नेशन है. जबकि नॉन ट्रेडिशनल नोशन में रेफरेंट ऑब्जेक्ट कौन है? एक इंडिविजुअल है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग या कहेंगे पूरी ह्यूमन काइंड, पूरी मानव जाति के बारे में इसमें चर्चा करते हैं. तो ट्रेडिशनल नोशन में थ्रेट्स किससे हैं? मिलिट्री से है, जो कि एक्सटर्नली बाहर से वॉर के रूप में सामने आता है, और या फिर इंटरनली ये सिविल वॉर या सेपरेटिस्ट मूवमेंट के रूप में सामने आता है. इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जबकि नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में थ्रेट्स कई तरीके से विभिन्न रूप से नॉन मिलिट्री के रूप में सामने आता है. नॉन ट्रेडिशनल नोशन इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ट्रेडिशनल नोशन में सिर्फ नेशन की सिक्योरिटी पर बात की जाती है. वो किस पर फोकस करता है? सिर्फ नेशन की सिक्योरिटी पर फोकस करता है. जबकि नॉन ट्रेडिशनल नोशन में ये पूरी होल ह्यूमन बीइंग, संपूर्ण मानव जाति को ये की जो सिक्योरिटी है उस पर ये फोकस करता है. एक ह्यूमन को, एक मानव को खतरा किस किस रूप में हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, ये सभी प्रकार के खतरों को शामिल करता है. ये स्टेट के प्रोटेक्शन की जगह पीपल्स, ह्यूमंस के प्रोटेक्शन की बात करता है. तो ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी या कहेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है 1990 में इमर्ज हुआ, जिससे इसे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी भी बोला जाता है. ग्लोबल सिक्योरिटी में जो थ्रेट्स हैं वो कैसे हैं? ग्लोबल नेचर के हैं. जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इंटरनेशनल टेररिज्म है, हेल्थ एपिडेमिक्स है. तो ये सभी खतरे को शामिल करता है. सभी तरीके के जो खतरे हैं उनको शामिल करता है. ये सभी थ्रेट्स ग्लोबली इफेक्ट करते हैं. देश की सीमाओं के पार ये थ्रेट्स संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित करते हैं, और इनका सामना भी कोई एक देश नहीं कर सकता. इसके लिए सभी देशों को एकजुट होकर इनका सामना करना होगा. ये सभी देश इसमें एकजुट होकर इसका सामना कर सकते हैं. ये एक देश के दायरे की बात नहीं है. चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग हो, टेररिज्म हो, हेल्थ एपिडेमिक्स हो, इनसे निपटना किसी एक देश की बस की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी देशों को साथ मिलकर कलेक्टिवली साथ आना होगा. जबकि ट्रेडिशनल नोशन में, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये वॉर की स्थिति के रूप में सामने आता है, और वॉर की स्थिति में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने पर एक देश अपनी सुरक्षा का दायित्व खुद ही संभालता है. लेकिन नॉन ट्रेडिशनल नोशन में सभी को साथ आना होगा, तभी इन समस्याओं को टैकल किया जा सकता है. तो देखिए, नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन में जो ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी में जो न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स कौन कौन से हैं? पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं. टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पॉवर्टी, लार्ज स्केल माइग्रेशन, हेल्थ एपिडेमिक्स, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, ये सभी क्या है? न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स के रूप में हमारे सामने हैं, जो कि ह्यूमन सिक्योरिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी के रूप में, एक खतरे के रूप में हमारे सामने हैं. तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें जो टेररिज्म है, इस पर थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका सिलेबस जो चेंज हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको अलग से इसको मेंशन किया गया है. तो
इसमें 3 ही बातें जो है आपके टॉपिक में इसमें दी गई हैं, सिक्योरिटी के मीनिंग्स और टाइप्स के बारे में, और टेररिज्म इसमें आपका मेंशन किया गया है। तो टेररिज्म के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी सबका सॉल्व रहेगा। तो पहले हम टेररिज्म के मीनिंग के बारे में समझते हैं। इट इज़ हाईली कॉन्टेस्टेड, हाईली कंट्रोवर्शियल, और इसके मीनिंग पर सभी एक मत नहीं है। जो ये टेररिज्म का जो मीनिंग है, इस पर सभी एक मत नहीं है, लेकिन एक बात जिस पर सभी सहमत हैं वो है, ये एक तरीके का वायलेंस है जो पॉलिटिकल एम्स के लिए किया जाता है, नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जनरली। ठीक है, इसमें वायलेंस कौन कर रहा है? नॉन स्टेट एक्टर। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी गई है जिसको गुडिन ने दिया है। तो ये कहते हैं, ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस दैट एम्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू क्रिएटिंग ए क्लाइमेट ऑफ फियर, एप्रीहेंशन एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अनुसार एक तो ये एक प्रकार का वायलेंस है जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। ये एक ऐसा टेरर है, फियर क्रिएट करता है जिसमें सडन एंड सरप्राइजली अटैक किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने एम को पूरा करने की कोशिश करता है। टेररिस्ट डू सरप्राइज एंड इनडिस्क्रिमिनेट अटैक। ये अधिकतर भीड़भाड़ वाले इलाकों में अटैक करते हैं बिना किसी भेदभाव के, सीधा फायरिंग करके, बम ब्लास्ट करके आम सिविलियंस पर को ये जो है निशाना बनाते हैं, तथा सिंबल्स ऑफ पावर कोई अक्सर निशाना बनाते हैं। जैसे हमने देखा 9/11 के हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ये इन्होंने जो अटैक किया। भारत में भी जो है पार्लियामेंट को इन्होंने जो है निशाना बनाया, पार्लियामेंट पर अटैक किया, और ज़्यादातर ये एम्बेसी पर अटैक करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको एसिसिनेट करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहाँ भी, जैसे इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, उनको एसिसिनेट किया गया है। तो इस तरीके से ये जो सिंबल्स ऑफ पावर हैं उनको ये निशाना बनाते हैं। तो देखिए, कॉमन फॉर्म्स ऑफ टेररिस्ट एक्शन कौन कौन से हैं? एसिसिनेशन है, इसमें खास तौर पर किसी पॉलिटिकल लीडर को टारगेट किया जाता है। सीरियल बम ब्लास्ट है, जैसे कि मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट किए गए। इसके अलावा प्लेन हाईजैक है, जैसे कि हम भी इसका शिकार रह चुके हैं। हमारा जो प्लेन था IC-814 1999 में, उसको हाईजैक कर लिया गया था और इसे कंधार ले जाया गया था। और एक हमें जो है, जो टेररिस्ट थे जिन्होंने इसको हाईजैक किया था, उनके साथ में हमको बातचीत करनी पड़ी थी, और हमें 3 टेररिस्ट को हमें रिहा करना पड़ा था, जिसमें से मसूद अजहर और उसके जो दो साथी थे। तो 3 लोगों को हमको जो है रिहा करना पड़ा था, उनकी शर्तें हमको माननी पड़ी थी। इसके अलावा सुसाइड किलिंग का भी ये रास्ता अपनाते हैं। जैसे भारत में राजीव गांधी को जो है सुसाइड किलिंग के द्वारा ही उनकी हत्या की गई थी। उन्हें एक महिला के द्वारा माला पहनाई गई थी जिसमें बम था और वो ब्लास्ट हो गया था। और इसके अलावा जो 9/11 का जो हमला था अमेरिका के WTC पर, वो भी एक प्रकार का सुसाइड अटैक था। देखिए, इसमें हमलावर को ये पता होता है कि वो भी बचने वाला नहीं है, वो भी नहीं बचेगा। तो इस तरह इनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा ये डिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, जैसे मॉल में, किसी रिलीजियस प्लेस पर, भीड़ भाड़ वाले इलाके पर एकदम से फायरिंग कर देना। तो इस तरीके के जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके के ये रास्ते ये सब अपनाते हैं।
इसके अगर हम फीचर्स को देखें तो जिससे हम इसे और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो फर्स्ट इट इज़ हाईली कॉन्टेस्टेड फेनोमेनन एंड डीपली कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक हाईली कॉन्टेस्टेड एंड कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है जिस पर सभी के विचार एक मत नहीं है। हिस्टोरिकली नेशनल सब नेशनल फेनोमेनन रहा है ये। शुरू में यह एक देश के एक कोने तक ही सीमित था, दुनिया से इसको मतलब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसनेशनल बन गया। मतलब किसी स्टेट के बॉर्डर से जब ये क्रॉस हो जाता है तो ये ट्रांसनेशनल बन जाता है। फिर वह इंटरनेशनल बन गया, मतलब कोई कंट्री कई सारी कंट्री में फैल जाता है। और फाइनली ग्लोबल हो जाना, मतलब पूरी दुनिया में ये फैल चुका है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। तो हम इसे ग्लोबल टेररिज्म कह सकते हैं। नेक्स्ट इट इज़ वेपन ऑफ द वीक। ये वीक लोगों का वेपन है, कमज़ोर लोगों का। क्योंकि कोई भी ग्रुप टेररिस्ट एक्टिविटी तभी करते हैं जब उनमें ओपनली वॉरफेयर की ताकत नहीं होती है। जैसे दो कंट्री आपस में वॉर कर सकती हैं, उन्हें टेररिज्म की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक ग्रुप जिसमें स्टेट से लड़ने की क्षमता नहीं है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर के रास्ते पर उतर आता है, मतलब टेररिज्म के रास्ते पर उतर आता है। और जैसे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर का रास्ता अपनाया। इसमें वो जो है जो ग्रुप होता है वो छुपकर वॉर करता है, इसलिए इसे वेपन ऑफ वीक कहते हैं। हिडन बेसिस होते हैं इनके, सडनली अटैक करते हैं, स्पोरेडिक अटैक करते हैं, मतलब अभी अटैक नहीं करेंगे, एक दो साल के बाद अटैक करेंगे। ये गैपिंग इनमें होती है, एक दो साल के बाद अटैक करना, मतलब कंटिन्यूस अटैक नहीं करते हैं ताकि ये बच कर रह सकें। अगर ये कंटिन्यूस अटैक करेंगे तो स्टेट या पब्लिक की सोसाइटी जो है एकदम से इनके खिलाफ हो जाएगी। और ये अपने एक्शन को भी प्रोपेगेंडा से सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अल जजीरा के द्वारा ओसामा बिन लादेन की वीडियो जो है दिखाई जाती थी ताकि पूरी दुनिया में इनका टेरर बनाया जा सके। इसी तरह आईएस द्वारा वीडियो से सनसनी फैलाई जाती थी ताकि वह अपना टेरर कायम कर सकें, अधिक से अधिक अपना प्रचार कर सके और दुनिया का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींच सकें। तो इसके कॉजेस पर अगर हम बात करें तो ये इट इज़ एक्सट्रीमली लेफ्ट आइडियोलॉजी। इसको एनार्किज्म भी कह सकते हैं, वो भी टेररिज्म का एक कारण बन जाता है। जैसे कि भारत और नेपाल में नक्सलिज्म का काफ़ी प्रभाव जो है देखा गया है। इटली में रेड ब्रिगेड्स हैं, जापान में रेड आर्मी है, एंड यूके में एंग्री ब्रिगेड रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट जर्मनी में वेदर मैनहॉफ मुख्य रूप से रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं कुछ एक्सट्रीमली लेफ्ट आइडियोलॉजी के। सेकेंड इज कल्चर एंड एथनिसिटी। जब कुछ ग्रुप कल्चरल एंड एथनिसिटी के बेसिस पर भी अपने को माइनॉरिटी देखने लगते हैं और उनको अपने अस्तित्व पर खतरा नज़र आने लगता है तो वे वायलेशन का रास्ता अपना लेते हैं। जैसे उनको लगने लगता है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इस तरीके का रास्ता अपना लेते हैं। जैसे कि हमने देखा श्रीलंका में जो लिट्टे जो संगठन था, इसके बारे में वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस तरीके का रास्ता उसने अपनाया। इसी तरीके से क्यूबेक लिबरेशन फ्रंट है कनाडा में, कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी और पीकेके इन टर्की एंड इराक। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि कल्चरल एथनिसिटी के बेसिस पर टेररिज्म का रास्ता अपनाते हैं। थर्ड इज रेवोल्यूशन, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड नेशनल लिबरेशन। तो ये भी एक कारण बन जाता है। जैसे कि श्रीलंका में लिट्टे है, फिलिस्तीन में पीएलओ है, कनाडा में एफएलक्यू, कुर्दिस्तान में पीकेके, नॉर्थन आयरलैंड में आईआरके है। तो ये सभी इस सब का कारण बन जाता है, टेररिस्ट का कारण ये सब बन जाते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। ये एक्सट्रीमली जब आप अपने रिलीजियस को ऐसा उसका इंटरप्रेशन करते हैं अपने रिलीजन का कि अदर रिलीजन आपके रिलीजन के लिए खतरा है, और ऐसा
लगता है कि सिविलाइजेशन के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए जान दे सकते हैं। तो इसको रेडिकल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कहते हैं। जिस प्रकार कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, उनके द्वारा अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके की आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है, और इसमें इस तरीके के जो यंग जो एजर्स हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको अपने धर्म की रक्षा के नाम पर अपने जीवन को कुर्बान कर देना चाहिए, इस तरीके का उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिससे उनको जन्नत नसीब होगी। तो इस तरह की रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा बढ़ावा दिया गया है। जैसे कि उसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि अलकायदा है, आईएस है, जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है। तो इन सभी ग्रुप्स ने इस तरीके के रास्तों को अपनाया है। वो जो यंग एजर्स हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं और इस तरीके की आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। इनका एम जो होता है वो जिहाद के नाम पर टेररिस्ट अटैक करना, और ये दर्शाना कि वेस्टर्न कल्चर, रिलीजन और जो अन्य जो धर्म है वो इस्लाम के लिए खतरा है, और कुरान और शरीयत के आधार पर हमको राज कायम करना है। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी के द्वारा ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करते हैं। देखिए, अगर हम इसके सेंटर्स को देखें वर्ल्ड में, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर में जो है अलकायदा, तालिबान, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तो ये सारे काफ़ी सारे जो है टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट काफ़ी प्रभावित रहा है इनसे, टेररिस्ट से। तो मिडिल ईस्ट में अलकायदा है, पैलेस्टाइन में PLO है, हमास है, कुर्दिस्तान में PKK है, सीरिया में ISIS है। इसके अलावा दुनिया भर में अदर हॉट स्पॉट या सेंटर अगर हम देखें तो जो कंट्रीज़ हैं तो वो सीरिया है, पैलेस्टाइन है, इज़राइल है, चेचन्या है, इराक, श्रीलंका, लीबिया, लेबनान, सूडान, कॉन्गो, सोमालिया। इसके अलावा टारगेट कंट्री की अगर हम बात करें, जो मेन जो टारगेट कंट्री रही हैं, तो उसमें US है, इंडिया में मुंबई और कश्मीर हॉट स्पॉट रहे हैं, फ्रांस में पेरिस, UK में लंदन, बाली, पाकिस्तान। तो ये सभी जो जगह हैं, ये सभी जो सेंटर हैं, टेररिस्ट ने अटैक किया है इन पर भारी संख्या में, इन सभी सेंटर्स पर। देखिए, इंडिया पर कुछ मेजर अटैक्स की अगर हम बात करें तो अटैक तो काफ़ी हुए हैं, जिसमें काफ़ी सफ़र किया है हमने टेररिस्ट अटैक को लेकर। लेकिन यहाँ पर हम कुछ मेजर अटैक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए और करीब 250 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। माना जाता है कि इसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ रहा है, और उसके बयानों से भी ऐसे ही लगता है कि 92 में जो अयोध्या का जो इशू था, उसके बाद जो रॉयट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम के बीच, उसके बाद इन हमलों को उसने जो है प्लान किया था पाकिस्तान में बैठकर। इसके अलावा दिसंबर 1999 में एक बड़ा मेजर अटैक होता है इंडिया पर, IC-814 प्लेन जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रहा था, उसको हाईजैक कर लिया गया था। उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। और उसको हाईजैक करके जो कंधार ले जाया गया, और उस जो टेररिस्ट था जैसे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, और उसके अलावा जो उसके 2 साथी थे, उनको रिहा करना पड़ा था हमें। इसके अलावा दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक होता है लश्कर तैयबा के द्वारा। इसके अलावा 26/11 को आप लोग जानते हैं, उसमें मुंबई में अटैक हुआ था। लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट थे पाकिस्तान से नाव के द्वारा मुंबई में एंटर करते हैं और 3 दिन तक इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग और बम ब्लास्ट करते हैं, जिसमें जिनको निशाना बनाया गया था वो थे होटल ताजमहल, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया, पब्लिक पैलेसेस पर ये हमले किए गए थे, जिसमें से 174 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसके अलावा 2016 में
इंडियन आर्मी की 12वीं ब्रिगेड हेड क्वार्टर पर अटैक होता है लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के द्वारा, और इसमें हमारे 18 सोल्जर्स इसमें शहीद हो जाते हैं। इंडिया इसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करता है, टेरर लॉन्च पैड्स अक्रॉस द LOC। इसके अलावा 2019 में पुलवामा में अटैक होता है। आप लोगों ने सब न्यूज़ अगर पढ़ते हैं तो देखा होगा। इसमें एक SUV टकरा जाती है एक ट्रक से। उस ट्रक में CRPF के जवान सवार होते हैं तथा उसमें 44 CRPF के जवान शहीद हो जाते हैं। तो इसके जवाब में भारत 12 दिन बाद एक कार्रवाई करता है इसमें भी, और जैसे मोहम्मद के बालाकोट कैंप में बॉम्बिंग की जाती है, और इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान करीब करीब वॉर के करीब आ जाते हैं। सो दीज आर द मेजर अटैक्स ऑन इंडिया जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन एज ए फैसिलिटेटर ऑफ टेररिज्म। तो ये किस तरीके से जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, ये किस तरीके से इसको सपोर्ट करता है टेररिज्म को। देखिए, लोगों का ये कहना है कि जो ग्लोबल टेररिज्म है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पैदा हुआ है। जो हमने ग्लोबल टेररिज्म की बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में फैल चुका है, तो कैसे फैला है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये फैला है। तो देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट इज इट इज इंक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ पीपल, गुड्स, मनी, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़। तो इन सभी का फ्लो हो रहा है। हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में इन सब का फ्लो हुआ है, मुक्त आवाजाही जिसे हम कह सकते हैं। तो इन सभी का टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा इनका एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। जैसे कि हमने 9/11 के हमले में हमने देखा कि किस प्रकार टेररिस्ट के द्वारा पीपल्स का, मनी का, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट मिलता है, और इसी टेक्नोलॉजी से भाई ग्लोबलाइजेशन कैसे फुल रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, और यही टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है टेररिस्ट की भी, और टेररिज्म भी इस वजह से फुल रहा है। तो टेररिस्ट जो है इन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग में करते हैं, प्रोपेगेंडा में करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करने में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। उनको अपनी बात एक दूसरे से जिनका कोऑर्डिनेशन है, कनेक्शन है, वो बनता है इससे। इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप, हाई टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइस हैं इनका भरपूर इस्तेमाल ये करते हैं इन एक्टिविटीज़ में। तो इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है और ये जो है इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। थर्ड इज इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनली माइग्रेशन अब बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, ठीक है। तो जो डायस्पोरा जो कम्युनिटी है, जैसे कि कनाडा में सिक्स जो है वो काफ़ी संख्या में जो है बसे हुए हैं, और उन्होंने जो भारत में जो खालिस्तान को लेकर जो मूवमेंट चला था उसमें काफ़ी पैसा सपोर्ट किया था। जो कनाडा में जो सिक्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को। इसी तरीके से लिट्टे को भी श्रीलंका में दुनिया भर से, ख़ासतौर पर कहीं जो लंदन UK में जो बसे हुए थे, जो तमिल जो बसे हुए थे, वो लिट्टे को जो सपोर्ट करते थे, पैसा पहुंचाते थे। इसी तरह 9/11 के हमले में भी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है US में मुस्लिम्स की, डायस्पोरा कम्युनिटी क्या होती है? जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो उस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से 9/11 के हमले में भी उन मुस्लिम्स ने जो US में रह रहे थे उन्होंने सपोर्ट किया था टेररिस्ट को 9/11 के हमले में। तो इस तरह का जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये कारण बन जाता है ग्लोबल टेररिज्म का। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट हैं, जो उसके बुरे प्रभाव हम कह सकते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन से, अमीरी गरीबी की खाई जो है वो और चौड़ी हुई है और बड़ी है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुआ है, जो वेस्टर्न कल्चर वैल्यू हैं हेजेमनी देखने को मिल रही है। डोमिनोज का जो पिज्ज़ा है वो सभी कंट्रीज़ में हमको देखने को मिल रहा है।
मैकडल का बर्गर है, पेप्सी, कोका कोला, वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये एक सॉफ्ट पावर के रूप में वर्ल्ड वाइड ये प्रभाव इनका बढ़ रहा है। तो जिनको कहा जाता है कि वेस्टर्न का जो प्रभाव बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनको एक मौका मिल जाता है ये कहने का कि जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, कल्चर हैं, उनके कल्चर को ख़त्म कर देंगे। तो अपने कल्चर को, वैल्यूज़ को बचाने के लिए आर्म्स स्ट्रगल की ज़रूरत है, ये ऐसा बताते हैं जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं। और जो फंडामेंटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको ये हवा देता है, तो इस तरीके से टेररिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का जो प्रभाव है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉज ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कारण बन जाता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का। स्टेट टेक टेररिज्म एज वॉर अगेंस्ट स्टेट, तो जो स्टेट है वो टेररिज्म को अपने खिलाफ युद्ध के रूप में देखता है। देखिए जो टेररिज्म है वो क्या है, नॉन स्टेट एक्टर, उसको नॉन स्टेट एक्टर का एक्ट उसको माना जाता है। टेररिज्म जो है वो स्टेट नहीं है, नॉन स्टेट है। तो स्टेट को अपने ऊपर अटैक लगता है, जैसे कि 9/11 के हमले में अमेरिकी प्रेसिडेंट बुश ने कहा था इट इज़ वॉर ऑन अमेरिका। इसी तरह पुलवामा का जो अटैक हुआ भारत पर, तो भारत, इंडिया ने भी ये माना वॉर ऑन इंडिया, इसी तरीके से उसको ट्रीट किया। तो इस तरह स्टेट टेररिस्ट अटैक को अपने ऊपर अटैक मानता है, अपने स्टेट का जो डोमिनेशन है उसके ऊपर अटैक उसको जो है मानता है। और इस तरीके से पूरी ह्यूमन सिक्योरिटी पर इसको थ्रेट्स इसको माना जाता है। देखिए मान लीजिए अगर टेररिस्ट ग्रुप आपके देश में की बाउंड्री में है, ठीक है, तो तब तो ठीक है, स्टेट अपने तरीके से निपटता है, तो कोई दूसरे देश से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन मानिए अगर टेररिस्ट ग्रुप का जो बेस है, बेस कैंप है, वो दूसरी कंट्री में है, जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा, ये पाकिस्तान में है, अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान में है, और वो टेररिस्ट ग्रुप आपके कंट्री पर अटैक करता है, तो ऐसी स्थिति में दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। क्योंकि वो टेररिस्ट ग्रुप हमारे देश में मान लीजिए अटैक करेगा, तो हम उनको उनके खिलाफ जब कार्रवाई करेंगे तो वहाँ पर उनको अटैक करना पड़ेगा। जैसे कि 9/11 के हमले के बाद में अमेरिका ने अलकायदा के बेस पर जब अटैक किया, तो सीधा अफगानिस्तान के ऊपर अटैक उसको माना गया। इसी तरीके से जब पुलवामा में जो अटैक हुआ था भारत में, तो इंडिया ने फिर जो है बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद, तो ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया। तो इस तरीके से जो है ये इंटरनेशनली कॉन्फ्लिक्ट इससे पैदा होता है, दो देशों के बीच में जो है तनाव का इशू बन जाता है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर। देखिए जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स को काफ़ी तरीके के राइट्स देती है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे लिबर्टी देते हैं, बहुत तरीके के राइट्स जो है गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है इस तरीके से। लेकिन होता क्या है कि इनका फ़ायदा जो है टेररिस्ट ग्रुप उठाते हैं, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ तमाम तरीके के कानून उसको पास करने पड़ते हैं। जैसे कि भारत में टाडा लाया गया, या एडिशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो लाया गया। तो इस तरीके के जो कानून हैं, ये जो एक्ट हैं, ये सिटीजन्स के राइट्स पर अफेक्ट इनसे पड़ने लगता है, और जो उनके राइट्स हैं वो कर्टेन होने लगते हैं। इस तरीके से जो है जो निर्दोष जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावनाएं रहती हैं। तो इससे होता क्या है कि पूरा जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है वही खतरे में पड़ जाता है। मतलब आप जिस वैल्यूज़ के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स की सिक्योरिटी के लिए, टेररिस्ट से लड़ने के लिए डेमोक्रेटिक राइट को कम करते हैं, वही आपको नॉन डेमोक्रेटिक बनाता चला जाता है, उसका पता भी नहीं चलता कि कब ऐसा हो गया। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सिटीजन्स लाइफ। देखिए जो टेररिस्ट अटैक्स हैं
उससे पूरी इकोनॉमी, पूरी शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जो गुड्स का, पीपल्स का जो मूवमेंट है क्रॉस बॉर्डर, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है ये उसको जो है स्लो करने का काम करता है। हमने जैसे कि देखा 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने तथा अदर ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई लोगों की आवाजाही पर। आपने सुना होगा कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अपने देश में आने वाले लोगों की तलाशी में ख़ास तौर पर मुस्लिम्स के लिए काफ़ी सख्ती कर दी थी। तो इस तरीके से इस जो टेररिज्म है इसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबली देखने को मिलने लगता है, इकोनॉमी पर, सिटीजन्स की लाइफ पर। वेज टू कंट्रोल टेररिज्म, आतंकवाद को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, टेररिज्म को कंट्रोल ही किया जा सकता है, उसको नियंत्रित ही किया जा सकता है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बने रहेंगे और विभिन्न तरीके से हमारे सामने आएंगे। तो उसको कंट्रोल करने का जो पहला जो तरीका है वो ये है कि स्टेट कैपेसिटी को स्ट्रेंथ किया जाए। स्टेट की जो कैपेसिटी है, जो इंटेलिजेंस है, सर्विलांस है, क्रैक डाउन करने की जो ताकत है, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, जैसे कि इट इज़ इंडेंजर द लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, फ्रीडम, राइट्स, जस्टिस, अभी जिसकी हमने बात की थी। तो ये सिटीजन्स के राइट्स पर भी अटैक करता है, हो सकता है। और इससे होगा क्या, सिटीजन्स के फ्रीडम, राइट्स है उसको ये कम करेगा और एक अथॉरिटेरियन स्टेट के रूप में सामने आ सकता है। और दूसरा तरीका है मिलिट्री रिप्रेशन का, ये भी किया जा सकता है। जैसे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के कैंप्स पर अटैक किए, श्रीलंका ने मिलिट्री रिप्रेशन के द्वारा लिट्टे का खात्मा ही कर दिया पूरे तरीके से। इसके अलावा इंडिया के द्वारा भी जैसे उड़ी हमले के बाद में जो है सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और पुलवामा हमले के बाद में लश्कर तैयबा के जो बालाकोट कैंप पर जो अटैक किए गए थे मिलिट्री के द्वारा। तो इस तरीके की कार्रवाई के द्वारा भी जो है इसको नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, तीसरा तरीका है पॉलिटिकल डील्स। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसको हार्ट्स एंड माइंड स्ट्रेटजी इसको कहा जाता है। इसमें बैठकर बातचीत के द्वारा रास्ता इसमें खोजा जाता है कि जो ग्रुप है उसकी क्या, उसकी डिमांड है, उसको ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अमेरिका अभी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, और उसने वहाँ से निकलने में ही अपना फैसला, जो फैसला है वो किया है अमेरिका ने अफगानिस्तान से। तो इस तरीके से टेररिज्म को दूसरे जो पीसफुली जो रास्ते हैं उनके द्वारा इनको टैकल किया जा सकता है। इसके अलावा फोर्थ जो चौथा जो है वो है ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें इसका भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सफलताएं नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि जैसे कि 9/11 के हमले के बाद में जो अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर जो था उसका प्लान, उसको काफ़ी उसको सपोर्ट मिला था, काफ़ी कंट्रीज़ ने उसको सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में इसका पॉलिटिकलाइजेशन इसका हो गया था, राजनीतिकरण। इसके अलावा इंटरनेशनल टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आइडेंटिफाई जो है कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर सेंसन लगाया जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ देश जो है, कुछ कंट्रीज जो है वो पॉलिटिकली काम करने लगते हैं, और वो इनडायरेक्टली वो जो है जो टेररिस्ट ग्रुप है इनको सपोर्ट करने लगते हैं। जैसे कि चाइना जो है इसने सपोर्ट किया, तो मसूद अजहर है उसको जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए उसने जो है वीटो करना उसने शुरू कर दिया वहाँ पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसने सपोर्ट नहीं किया, जबकि बाकी पूरा विश्व एक मत है। तो इस तरीके से जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके की चीज़ें करने लगती हैं, तो इससे ये चीज़ें इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पाता है।
तो ये हो सकता है अगर सभी साथ दें, सभी देश इसमें कोऑपरेट करें तो उनके सपोर्ट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें सभी देशों की जो ऑनेस्टली और उसको प्रायोरिटी पर इसको रखें तभी इसको टैकल किया जा सकता है। देखिए, न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेड्स के बारे में हम जो बात कर रहे थे, टेररिज्म के बारे में हम बात कर चुके हैं न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेड्स में। सेकंड इज ह्यूमन राइट। तो व्हाट इज ह्यूमन राइट? ह्यूमन राइट इज बेसिक राइट विच शुड बी अवेलेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन राइट क्या है? ये सभी को ये अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य के जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो इसके बिना नहीं हो सकता है। तो ये एक बेसिक राइट्स हैं, ये सभी को मिलने चाहिए, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमको ये दिए गए हैं। तो ये किसी भी सिटीजन के लिए, एक ह्यूमन के लिए ये बेसिक राइट्स हैं, ठीक है, ये जरूर उसको मिलने चाहिए। तो दीज ह्यूमन राइट्स आर इन्वॉल्व पॉलिटिकल राइट्स। ये 3 टाइप्स के हैं ये। तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड इज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, एंड थर्ड इज इंडिजीनियस माइनॉरिटीज। ठीक है, पीपल्स और एथनिक एंड इंडिजीनियस माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं। इंडिजीनियस माइनॉरिटीज कौन है? जैसे कि भारत में शेड्यूल ट्राइब्स, तो उनको सिक्योर किया जाता है, जैसे कि जिस एरिया में वो रह रहे हैं वो एरिया से सेफ होना चाहिए। जो उनका कल्चर है उसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो सिक्योर होने चाहिए। तो इस तरीके के जो 3 तरीके के ये ह्यूमन राइट्स हैं जिनके प्रोटेक्शन की बात की गई है। देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है क्या? ह्यूमन राइट्स वायलेशन हर देश में अनेक रूपों में इसको देखा जाता है वर्ल्ड वाइड। हम नहीं कह सकते किसी देश में ज़्यादा या कम तो हो रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन हर देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये एक सच है। तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि एक कम्युनिटी के द्वारा दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ जो वायलेशन हम देखते हैं, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी ब्रॉड है। अपनी ही सरकारों के द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामले सामने आए हैं। जैसे कि 1990 के डिकेड्स में अगर हम देखें तो इराक के द्वारा अटैक किया गया था कुवैत पर। इसके अलावा रवांडा में जेनोसाइड हुआ था, काफ़ी बड़ी संख्या में, करीब 10 लाख से अधिक तुत्सी जाति के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 10 लाख संख्या काफ़ी बड़ी होती है। इसके अलावा इंडोनेशिया की जो मिलिट्री थी उसके द्वारा ईस्ट तिमोर के लोगों को बड़ी संख्या में जो है मारा गया। इसके अलावा बोस्निया में जेनोसाइड हुआ, जिसमें करीब 30,000 से अधिक लोगों को सिविलियंस को मौत के घाट उतारा गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसकी अगर हम श्रृंखला, इसकी जो चेन है वो काफ़ी बड़ी है काफ़ी। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। इसके अलावा हम आए दिन देखते हैं न्यूज़पेपर्स में चीज़ें आती हैं, जैसे कि पुलिस कस्टडी में हिंसा के मामले आते हैं। जैसे कि बड़ा फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिहार का मामला था, उसमें 32 कैदियों की जो है आंखें निकाल ली गई थी। इसके ऊपर मूवी भी जो है बनी है, गंगा जल, शायद आपने देखी हो। तो इसके अलावा जो है फर्जी एनकाउंटर के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा जो है जो पुलिस के द्वारा जो की जाती है, इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है, वायलेशन है, वो भी बहुत सारे रूप में हमको आए दिन न्यूज़पेपर में देखने को मिलती रहती है। जैसे रेप के मामले हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, मोलेस्टेशन है, डोमेस्टिक वायलेशन है, डॉरी डेथ है, ऑनर किलिंग के मामले हैं, बच्चों के खिलाफ वायलेशन, उनकी ट्रैफिकिंग के मामले हैं। ये सब ये जो मामले हैं, इस तरीके के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर हम डाटा देखें, उनकी वेबसाइट पर जाकर देखें, तो उसके मामले हर साल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। वो स्टेबल भी नहीं है, वो कम तो नहीं हो रहे हैं, स्टेबल भी नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के। ठीक है, ये काफ़ी ब्रॉड है, चाहे
इसके लिए बल्कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो पास किया गया। इसके अलावा अदर और बहुत सारे कन्वेंशन हैं जो पास किए गए हैं। लेकिन हर समाज में, हर देश में ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, ये वॉर के रूप में नहीं है, ये किसी दूसरे देश के द्वारा नहीं, बल्कि अपने ही देश की सीमा में, अपनी ही सरकार के द्वारा, अपने ही किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा, अपने ही किसी संबंधी के द्वारा ये इस तरीके के खतरों का सामना हमको करना पड़ता है। जो डोमेस्टिक वायलेशन या किसी अपने के द्वारा ही है, या इसके और बहुत सारे तरीके के जो वायलेशन हम देखते हैं। तो इन खतरों से कैसे निपटा जाए, ये आज के समय का ये बड़ा एक चैलेंजेस इश्यू है, बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के खतरों को अकेले किसी एक देश की सरकार द्वारा निपटा जा सकता है क्या? नहीं निपटाया जा सकता। देखिए, यूनाइटेड नेशन में भी ह्यूमन राइट्स के उन्हीं इश्यूज पर डिस्कशन होता है या डिबेट्स होती है जिनमें डेवलप कंट्रीज के जो बड़े जो देश हैं उनका इंटरेस्ट होता है, और जहाँ इनका इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ पर इन इश्यूज पर कोई बात ही नहीं होती, उठते ही नहीं। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो लार्ज स्केल पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। तो इस तरीके से इंटरनेशनली बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। कंट्रीज़ में भी नेशनल और स्टेट लेवल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो जो दिए गए हैं कंट्रीज़ के द्वारा। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं इंटरनेशनल के अलावा ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर। तो देखा जाए तो क्या ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट पूरे सिस्टम या इंस्टीट्यूशन में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। बहुत सारे प्रोविजंस हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सफिशिएंट हैं तो ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले जो बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, है ना? क्या सिस्टम में कोई कमी है? क्या कानून में कोई कमी है? ठीक है, क्योंकि इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद क्या हम खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इस पर चिंतन करने की, इस पर सोचने की आवश्यकता है कि ये जो थ्रेट्स है ह्यूमन राइट वायलेशन वाला जो है, इसको कैसे इसको जो है टैकल कर सकते हैं। तो इस पर जो है सभी देशों को, एनजीओज को, कम्युनिटीज़ को साथ मिलकर बैठकर विचार करने की आवश्यकता है कि इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल पॉवर्टी। अगर हम डाटा देखें तो 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ल्ड की 15 कंट्री ऐसी हैं जो एक्सट्रीमली बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आती हैं। वहाँ पर लोग 1.9 पर डे डॉलर पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। उनके हिस्से में $1.9 पर वो अपना जीवन बिता रहे हैं। इसके अलावा पूरे विश्व की 50% पॉपुलेशन, आधी जनसंख्या की इनकम कितनी है पर डे की? $2.5 पर डे। 2.5 पर डे डॉलर पर वो अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। विश्व की आधी जनसंख्या, 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ये जो है नॉर्थ साउथ जो कंट्रीज हैं उनके बीच का जो क्राइसिस है उसका भी मुख्य केंद्र बिंदु है ये, जिसमें नॉर्थ कंट्रीज हाई पर कैपिटा इनकम और लो पॉपुलेशन ग्रोथ में आती है। ठीक है, जबकि इसका ठीक उल्टा है साउथ में। वहाँ पर क्या है? लो पर कैपिटा इनकम और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल ठीक उल्टा है। साउथ और नॉर्थ की कंट्रीज का जो ये गैपिंग है वो हमको देखने को मिलती है। आप इस मैप से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको पहले तो ये समझना है कि नॉर्थ साउथ जो कंट्रीज हैं उन वो हैं क्या। हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये जो लाइन या खींची गई है, ये उससे ऊपर वाली जो कंट्रियां हैं ये सब आती हैं नॉर्थ वाली कंट्रियां हैं, ऊपर वाली। ये ऑस्ट्रेलिया भी है जो नीचे जो है ये भी नॉर्थ में ही आता है। ठीक है, बाकी इस लाइन के नीचे वाली जो कंट्रीज़ हैं ये सब
ये सब आती हैं साउथ में आती हैं ये सब। ठीक है, तो इनकी इनकम यहाँ पर ये दिखाया गया है। काफ़ी जो है कम इनकम है आपकी, ब्लो सबसे कम इनकम बेस में इनकी इन देशों की मानी जाती है। और इसके अलावा ये जो है सब सहारा अफ्रीका है। वर्ल्ड के सबसे पुअरेस्ट जो 28 कंट्रीज हैं उनमें से 27 कंट्री इस सब सहारा रीजन में आती है। इसके अलावा देखिए ये यहाँ पर इनकम दिखाया गया है ये परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, कि यहाँ पर 2% ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो ब्लू वाले हैं इनमें से 2% पॉपुलेशन पुअर कैटेगरी में मानी जाती है। सबसे हाईएस्ट जो है 61% से लेकर 80% तक ये वाला जो एरिया है इनमें इतनी पॉपुलेशन जो है वो ब्लू पॉवर्टी लाइन के अंडर में है। 41 से 60 ये हमारा कंट्री भी इसमें आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पुअर वाली जो कंट्री है वो ये सब सहारा वाली कंट्रीज है जो सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज हैं। तो और इसके अलावा देखिए सिर्फ जो सबसे जो यहाँ हम कहेंगे वर्ल्ड में जो प्रोटेस्ट या राइट्स जो सबसे ज़्यादा हुए हैं ये मल्टीपल जो है प्रॉब्लम का एक कारण है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो भी इसी क्षेत्र में होते हैं, जो कि गरीबी का कारण हम इसको सबसे बड़ा मान सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं 1.9 पर डे के अकॉर्डिंगली ये सबसे ज़्यादा जो है इसी क्षेत्र में आती है, सब सहारा रीजन में। तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ कंट्रीज़ के बीच काफ़ी सारे मतभेद हैं, कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में। नॉर्थ ये यूनाइटेड नेशन में जब सितंबर में जनरल असेंबली का सेशन जब होता है वहाँ पर भी ये कंट्री जो है बटी हुई नज़र आती है। या इन इश्यूज़ पर जब भी मीटिंग हुई है, चाहे वह इन्वायरमेंट का इश्यू हो या फिर एनआईओ की डिमांड को लेकर जो इश्यू हो, ये कंट्री आपस में जो है इनका मतभेद है। नॉर्थ साउथ की कंट्रीज जो हैं, साउथ कंट्रीज़ का कहना है कि नॉर्थ कंट्रीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल एड देनी चाहिए। काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है डेवलप कंट्रीज़ ने। तो अब इनको एक राइट के रूप में, एक उनके ऊपर एहसान नहीं, एक राइट के रूप में इनको जो है इनकी हेल्प करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियली एड देना चाहिए, ताकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनको भी ये भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। और जो जो चैलेंजेस हैं पूरे वर्ल्ड के सामने, इन्वायरमेंट का है, पॉवर्टी का है, तो ये सब जो है तभी सॉल्व होंगी। तो इस तरीके से नॉर्थ कंट्रीज़ का लेकिन ये कहना है जो पूरे जो वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन पर इनका जो है अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यूनाइटेड नेशन है, सभी पर जो है इनका आधिपत्य हमको देखने को मिलता है। लाइक जैसे अमेरिका का हम कह सकते हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, मोस्टली अमेरिका का देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो पैसा है वर्ल्ड बैंक में, IMF में, वो अमेरिका का लगा हुआ है। यूनाइटेड नेशन में भी सबसे ज़्यादा फंडिंग है वो अमेरिका से जाती है, चाहे WHO जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से इनकी एक हेजेमनी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो MNCs हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो फैली हुई है, जिन्होंने अपना व्यापार पूरे वर्ल्ड में फैलाया हुआ है, तो वो MNC भी इन्हीं गिने चुने देशों की है। अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब गिने चुने देशों की MNCs पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। इनका पूरे विश्व का जो बाजार है वो क्या कहते हैं, इन्हीं MNCs या इन्हीं देशों का कब्जा है। और वो बाजार जो है कौन से देश हैं, वो ये अंडर डेवलप या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एक मार्केट के रूप में है। तो इस तरीके से दोहरे रूप में इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है। पहले भी कॉलोनलिज्म के रूप में इनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, अब न्यू कॉलोनलिज्म की बात हो रही है, उसमें उसकी दूसरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन इनका होता है। तो इस तरीके से जो जो धनी देश हैं वो और ज़्यादा धनी होते जा रहे हैं, और ज़्यादा रिच वाले रिच होते जा रहे हैं, गरीब वाले गरीब होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो है हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो 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 प्रॉब्लम है, जो गरीबी की जो प्रॉब्लम है, ये मल्टीपल प्रॉब्लम का रूप लेती है। जैसे कि गरीबी जो है हेल्थ का भी इशू बनेगी, हेल्थ भी वहाँ पर अच्छी नहीं होगी, पुअर हेल्थ का कारण बनेगी। एजुकेशन पर भी अपना प्रभाव डालेगी, लोग जो पढ़ नहीं पाएंगे,
और ज़्यादातर जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, वहाँ की आपको है ना हेल्थ अच्छी मिलेगी ना, वहाँ की एजुकेशन अच्छी मिलेगी, सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, इन्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा ख़राब यहाँ का होगा। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा बीमारी भी यहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो ये एक जो क्राइसिस है जो अमीर और गरीब देशों के बीच का है, ये बढ़ता ही जा रहा है और इसको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत है। इसमें जब तक डेवलप कंट्रीज जो हैं वो हेल्प नहीं करेंगी, जब तक वो सामने नहीं आएंगी, तब तक ये जो समस्या है वो बनी रहेगी। इसमें इनको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज लार्ज स्केल माइग्रेशन। तो देखिए, जैसे कि मैंने बात की कि साउथ कंट्रीज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम ये जो क्रिएट करती है, जैसे कि पॉवर्टी की वजह से जो साउथ के जो लोग हैं वो नॉर्थन कंट्रीज में माइग्रेशन करते हैं। वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, बेटर लाइफ की वजह से वो नॉर्थन कंट्रीज में माइग्रेंट होते हैं, जो कि पॉलिटिकल फ्रैक्शन का कारण बनता है। इंटरनेशनली पॉलिटिकल फ्रैक्शन का कारण बनता है, देशों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो देखिए, 3 टर्म्स हैं, माइग्रेशन, रिफ्यूजी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी। तो इनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं कि ये टर्म्स हैं क्या। देखिए, माइग्रेंट्स कौन होते हैं? माइग्रेंट्स होते हैं जो सिटीजन वॉलेंटरली अपना देश छोड़ते हैं, अपनी इच्छा से अपना देश छोड़ते हैं, वो होते हैं माइग्रेंट्स। दूसरे होते हैं रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कौन होते हैं? रिफ्यूजी वे लोग जो वॉर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, राइट्स, जेनोसाइड की वजह से अपना देश छोड़ने को मजबूर होते हैं, मजबूरी में अपना देश छोड़ते हैं, फोर्स किया जाता है उनको कंट्री छोड़ने के लिए। तो वो कौन होते हैं? रिफ्यूजी होते हैं। तीसरी कौन होते हैं? इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी। तो ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने जिस स्थान पर ये लोग रह रहे हैं उस स्थान को छोड़ने को इनको मजबूर किया जाता है और अपने ही देश में ये रिफ्यूजी के तौर पर रहने को मजबूर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि भारत में जो कश्मीरी पंडित जो हैं उनको मजबूर किया गया कश्मीर छोड़ने के लिए। हम सब लोग जानते हैं इस बारे में। उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर छीन ली गई, उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें जम्मू अथवा जो है देश के विभिन्न हिस्सों में उनको रिफ्यूजी कैंप में उनको रहने को मजबूर होना पड़ा। ठीक है, हालांकि अब गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंज किया है उनकी स्थिति में, जो मोदी जी हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। तो भी आगे समझते हैं। देखिए, इसी वजह से पॉलिटिकल फ्रैक्शंस होते हैं गवर्नमेंट्स के बीच में। जैसे 1971 में बांग्लादेश से लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुस आए और आज भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की एक वजह है। इसके अलावा जैसे कि हम सब जानते हैं, रोहिंग्या इश्यू है। म्यांमार से जो रोहिंग्या हैं वो भारत के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। इसी तरह करंट में जो है सीरिया से बड़ी संख्या में जो है रिफ्यूजी आसपास के देशों में एंटर कर गए हैं, तो वही बड़ी समस्या बने हुए हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से भी जब वहाँ पहले जो है सोवियत हस्तक्षेप हुआ था और उसके बाद में 9/11 के हमले के बाद में जो है अमेरिका ने वहाँ पर अटैक किया, अमेरिका ने हमले किए। तो उसकी सबकी वजह से अफ़गानिस्तान से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। जो बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे यूरोपियन देश हैं जिनमें जो है रिफ्यूजी के तौर पर वो लोग रह रहे हैं। इसके अलावा इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी जो है पैलेस्टाइन के लोग रिफ्यूजी के तौर पर आसपास के देशों में रह रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे विश्व भर में अगर हम देखें तो युद्ध या अन्य कारणों से जो है लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं, रिफ्यूजी के तौर पर वो रहने को मजबूर हुए हैं। तो ये सब इसका जो दो देशों के जो संबंध हैं उन पर इसका असर पड़ता है। माइग्रेशन की वजह से दो देशों के बीच के जो रिलेशन है उनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, नेक्स्ट इज हेल्थ एपिडेमिक्स। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो है वो HIV एड्स है,
बर्ड फ्लू है, सार्स है, और प्रेजेंट में कोविड-19 सब जान चुके हैं इसके बारे में। इसमें तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप पूरे तरीके से लिख सकते हो। अभी मैं आज 31 मई को ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो डाटा मैंने देखा है उसमें 61 लैक्स केसेस वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। इसके अलावा इंडिया में टॉप 10 कंट्रीज में हम आ चुके हैं। 1,82,000 केस आज की तारीख तक आ चुके हैं, बढ़ रहे हैं डेली। आज भी मैं देख रहा था 8,000 केसेस बढ़े हैं पर डे के हिसाब से, बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। 6,000 फिर 7,000 बढ़ने शुरू हुए, अब 8,000 संख्या डेली की हो गई है। और किस तरीके से इसने पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को इफ़ेक्ट किया है, किस तरीके से पूरे लोगों की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से जो बिगड़ चुका है। बच्चे घर में हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, सब ऑनलाइन सब चीज़ें चल रही हैं। किस तरीके से हमको एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है इसने। किस तरीके से हमें ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि हम वेपन्स की तरफ हमने ध्यान दिया है सिक्योरिटी के इश्यू पर, लेकिन अब हमें मेडिसिन पर हमको फोकस करना होगा, हमको और चीज़ों पर हमको ध्यान देना होगा। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ये इम्पैक्ट हमारे सामने है, क्योंकि जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहे हैं, लोगों की आवाजाही हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बिजनेस की पर्पज़ से, टूरिज़्म के पर्पज़ से, मिलिट्री पर्पज़ है, तो इन सब की वजह से, क्योंकि ये जो महामारी है कैसे फैली है भाई, चाइना का वुहान जो एक सेंटर था, और उससे इतनी तेज़ी के साथ में कुछ महीने से मई के अंदर वर्ल्ड वाइड ये बीमारी जो है फैल गई एकदम से। तो किस वजह से फैली? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लोगों की आवाजाही की वजह से। सबसे पहले जो है फ्लाइट के द्वारा, प्लेन के द्वारा ये जो है हमारे देश में एंटर करता है, उसके बाद में पूरे 1 से 2 और 2 से 10 इस तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में ये फैला है। तो सिक्योरिटी का जो ये इशू है, इस पर हमको इसने हमको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें जो हमारी जो लाइफ है, जो हमारे जो जीने का जो तरीका है, उसको पूरे तरीके से इसने हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। तो इस पर सभी देशों को अब सोचना पड़ेगा कि हमें अब जो है थोड़ा अलग तरीके से हमको विचार करना होगा कि किस तरीके से अब हमको और चीज़ों पर से ध्यान हटाकर हमें हेल्थ के इश्यूज़ पर और चीज़ों पर हमको ध्यान देना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए, जो जो पुरानी बीमारियां थी, पुरानी जो हेल्थ के जो इश्यूज़ थे, उसमें भी कम डाटा नहीं है। 1 अरब लोगों की वर्ल्ड वाइड जो है 1 अरब लोग टीबी की बीमारी से उनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा अदर और बीमारियां हैं, स्मॉल पॉक्स है, मलेरिया है, ठीक है। तो सब इस पर हमको फोकस करना होगा, ये सब, ठीक है। तो आप देखिए इस पर अपना जो भी करंट चीज़ें हैं, जो अपना इसको न्यूज़पेपर से आप अपना आपको अपडेट रखिए, अपना आप डाटा इकट्ठा कीजिए। आपकी क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है, इसमें क्वेश्चन जरूर बन सकता है इस साल कोविड-19 को लेकर। तो आप इसको थोड़ा सा आप इसमें अवेयर रहिए। आपको इसमें जो करंट जो न्यूज़ हैं उसी से आपको इसमें हेल्प मिलेगी। आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं तो वहाँ से आपको इसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। क्या आज देख रहे हैं कि किस प्रकार इन्वायरमेंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जो लेवल है वो अप हो रहा है, और मालदीव जैसे जो देश है वो डूबने के कगार पर है। इसके अलावा CO2 का बढ़ना, ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, उसमें होल की जो बातें वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये सब बड़े मेजर थ्रेट्स के रूप में हमारे सामने है। तो ये इन्वायरमेंट के बारे में हम वैसे नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम बात कर चुके हैं नॉन ट्रेडिशनल के सभी एस्पेक्ट पर। अब हम डिस्कस करते हैं
कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में कि किस प्रकार नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो देखिए, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स में कॉपरेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इसको टैकल किया जा सकता है, क्योंकि इन थ्रेड्स को कोई एक देश टैकल नहीं कर सकता। एंड नेचर ऑफ कॉपरेशन डिपेंड्स अपॉन द काइंड्स ऑफ थ्रेड्स। खतरा किस प्रकार का है उसी को ध्यान में रखकर ही कॉपरेशन हो सकता है, क्योंकि टेररिज्म के थ्रेड्स को अलग तरीके से डील किया जाएगा, हेल्थ एपिडेमिक्स पर अलग तरीके से काम होगा, इन्वायरमेंट पर अलग तरीके से होगा, ह्यूमन राइट्स पर अलग तरीके से उसको टैकल किया जाएगा। क्योंकि ह्यूमन राइट और टेररिज्म का जो इशू है उसको उसमें मिलिट्री का उसमें जो है रोल प्ले होगा, लेकिन जैसे पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, रिफ्यूजी की है, तो उसमें फोर्स का तो के द्वारा तो नहीं होगा वो, ठीक है। तो इसमें अलग अलग इसमें रोल प्ले होगा, इसको अलग अलग तरीके से टैकल किया जाएगा। तो ये थ्रेड्स के नेचर के ऊपर तथा उसके इसके अलावा जो कंट्रीज हैं उनकी जो बिल पावर है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये समस्या किस तरीके की है, किस रूप में है, कोई गवर्नमेंट किस समस्या को किस रूप में लेती है, कितनी गंभीरता से लेती है, कितना सहयोग कर पाती है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ये सिर्फ नेशंस तक ही सीमित नहीं है। जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन का जो एस्पेक्ट है, ये एक देश की सरकार के द्वारा अकेले ही इसको नहीं निपटा जा सकता। कि ये जैसे कि हेल्थ का वाला इश्यू है, या पॉवर्टी है, या इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, इनको एक देश के द्वारा टैकल नहीं किया जा सकता। या फिर टेररिज्म है, इसके लिए रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, इसकी काफ़ी सारी एजेंसियां हैं, WHO है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO हैं, जो बड़ी संख्या में जो है काम कर रहे हैं। जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, प्राइवेट फाउंडेशंस हैं, चैरिटीज़ हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियन है जो कि काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से, या फिर ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे कि मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है। तो इस तरीके का इनमें जो रोल प्ले कर सकते हैं। इनकी ये सभी के सहयोग के द्वारा, सभी के कॉपरेशन के द्वारा हम इसको टैकल कर सकते हैं। किसी एक देश के द्वारा ये जो पॉसिबल नहीं है कि एक देश इसको इन समस्याओं को टैकल कर पाए और उससे निपट पाए। तो उसमें सभी की रोल प्ले जरूरी है। देखिए, इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको देखते हैं थोड़ा। भारत अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथ कर रहा है। इसके बारे में हम न्यू सेंटर ऑफ पावर वाले चैप्टर में, जो इंडिया का जो पार्ट है उसके बारे में, हम मिलिट्री के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से इंडिया ने मिलिट्री पावर को बढ़ाने में तेज़ी के साथ काम किया है। इसके अलावा भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी मजबूत करने के पक्ष में रहा है हमेशा से। भारत ने हमेशा से यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रेंथ के पक्ष में जो है रहा है। यूनाइटेड नेशंस की जो अदर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम किया है। यूनाइटेड नेशंस के लिए फोर्सेस भारत ने भेजी है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है। हर तरीके से भारत का सपोर्ट जो है पॉजिटिवली देखा जा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। इसके अलावा इंटरनल थ्रेट्स को भी भारत ने बड़े अच्छे तरीके से उनको टैकल किया है, चाहे वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट रहे और टेररिज्म रहा हो, या फिर नक्सलाइट मूवमेंट की प्रॉब्लम रही हो। तो सभी को भारत ने बखूबी सुलझाने का काम किया है, उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव तरीके से इनको टैकल किया है और इन सभी समस्याओं पर काबू पाया जा चुका है। इसके अलावा भारत तेज़ी से इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। भारत एक तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारी GDP रेट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है
उस पर वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। भारत ने काफ़ी पॉजिटिवली इस पर काम किया है, और ट्रेडिशनल हो या फिर नॉन ट्रेडिशनल नोशंस हो, सभी तरीके के थ्रेड्स पर भारत ने कंट्रोल किया है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, बाय बाय।